हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उनको किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से एग्ज़ाम्स के अंदर अगर एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन सब के बारे में मैं बताऊँगा। तो क्रैश कोर्स है तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर से बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। तो इसको अगर ठीक से समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है, तो इस साल भी उम्मीद है कि वे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगने वाले ज़रूर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या फुल फॉर्म है इसकी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर इसका एक दूसरा नाम और है, इसको पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। एनएमआर या फिर पीएमआर। तो पी फॉर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल लो या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल लो। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई कंपाउंड नया डिस्कवर किया है, आपको पता नहीं है कि उसके अंदर कार्बन है कि दूसरे एटम्स भी है, आपको ये नहीं पता कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर जो कार्बन है उनके नंबर कितने हैं और वे कार्बन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कि उनके अंदर एल्कोहल है या उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या कोई और ग्रुप है। तो या फिर अगर आपको मालूम करना है कि जो कंपाउंड आपने डिस्कवर किया है वो अकेला है या फिर उसके साथ में दूसरी इंप्योरिटीज भी शामिल है, तो इन सब के बारे में अगर मालूम करना होता है तो जो टेक्निक यूज की जाती है केमिस्ट्री के अंदर उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी कई तरह की होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। जैसे कि अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज कर रहे हो तब उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आईआर इंफ्रारेड का यूज कर रहे हो तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल लाइट का यूज कर रहे हो तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह से एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो नाम के आधार पर इसको रखा गया है, जो भी किरण हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का आपस में मैच कर जाना। जैसे कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एक टॉपिक कि जब भी कोई सेना के जो जवान होते हैं अगर वो किसी ब्रिज से गुजर रहे हैं तो उन सैनिकों को मना कर दिया जाता है कि आपको कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना है, क्योंकि अगर कदम से कदम मिलाकर वो चलते हैं तो उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति अगर उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो उस पुल में कंपन होने लगेंगे, वाइब्रेशन होने लगेंगे और उससे पुल के टूटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो दो फ्रीक्वेंसी का आपस में मैच कर जाना रेजोनेंस या अनुनाद कहलाता है। ये अनुनाद उस अनुनाद से बिल्कुल अलग है जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। तो वो अनुनाद अलग है, ये अनुनाद अलग है। अनुनाद का मतलब इन्हीं भी दो फ्रीक्वेंसी का आपस में मैच कर जाना। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को लिया जाता है एक ट्यूब के अंदर, सैंपल ट्यूब में, और उसके अंदर हम एक टेट्राहाइड्रोसिलेन एक सिलेन डाल देते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन डाल दिया जाता है। देखिए समझ लीजिए ना, हमारे पास में ये है एक सैंपल ट्यूब। अब इस सैंपल ट्यूब के अंदर हमने क्या क्या भर रखा है। इस सैंपल ट्यूब के अंदर एक तो आपका है सैंपल, एक क्या है सैंपल, साथ में सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, और साथ में रेफरेंस के तौर पर, संदर्भ के तौर पर जो यूज किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो होता है टेट्रामिथाइल सिलेन, CH3 शॉर्ट में इसको बोलते हैं TMS। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा कंपाउंड एज ए रेफरेंस या संदर्भ की तरह यूज किया जाता है, तो वो होता है TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन। ओके, चलिए तो मान लीजिए आपने इसको कोई रेडिएशन दी बाहर से, कोई मैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको ये एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, और ये एब्जॉर्ब उसी फ्रीक्वेंसी को करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके खुद की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। वहां पर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां पर हम बोल देते हैं कि इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जा रही है।
तो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। और न्यूक्लियस में कौन करेगा? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो हमें प्रोटॉन को देखना है। प्रोटॉन जो है H+ से भी डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, ये H+ है, ये क्या होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक, तो इस पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें प्रोटॉन्स के नेचर के बारे में पढ़ना होता है। ओके, तो पहले देखते हैं प्रोटॉन के टाइप। प्रोटॉन के टाइप्स, तो प्रोटॉन के 2 तरह के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। पहला होता है शील्डेड प्रोटॉन। शील्डेड प्रोटॉन। और दूसरा है डी शील्डेड प्रोटॉन। डी शील्डेड प्रोटॉन। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में एकदम समझने की कोशिश करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करना है कि आखिर शील्डेड और डी शील्डेड है क्या। देखिए, शील्डेड का मतलब है कि ढका हुआ होना। शील्ड यानी कि शील्ड चढ़ा लेना अपने ऊपर। तो शील्ड क्या होती है? शील्ड एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे कैप्टन अमेरिका, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें जो कैप्टन अमेरिका शील्ड लिए हुए होता है हाथों में, तो वो उसका प्रोटेक्शन करती है। तो शील्डेड प्रोटॉन कौन से हैं? ऐसे प्रोटॉन जो कि जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी चारों तरफ से वो इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं। और डीशील्डेड वो हैं जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है। क्या है शील्डेड? शील्डेड प्रोटॉन वे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। इनके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो काफी हाई होगी। तो मान लीजिए जैसे कि ये रहा हमारा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से बहुत सारी भीड़ है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसके चारों तरफ एक बादल या क्लाउड टाइप का कुछ बनाए हुए। ठीक, तो ये सिर्फ चारों तरफ से घेरे हुए, तो इस प्रोटॉन को हम लोग कहेंगे कि ये शील्डेड प्रोटॉन है। वही मान लीजिए कि कोई दूसरा प्रोटॉन है जिसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है। ओके, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ये रहा, और इसके चारों तरफ इतना अच्छा क्लाउड नहीं बना पा रहे हैं, इस तरह से कुछ है। ओके, तो अब मान लीजिए हम इनको रेडिएशन दे रहे हैं, इस वाले प्रोटॉन को भी और इस वाले प्रोटॉन को भी। तो देखते हैं कि कौन ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। चलिए, मान लीजिए इसके पास में ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, चार तरफ से इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस प्रोटॉन को घेरे हुए हैं। ओके, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। और इसके बेचारे के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है। ओके, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही कम है। अब ऐसा मान लीजिए कि कोई आदमी है। ओके, ये कोई आदमी है, ठीक, इसके चारों तरफ और दूसरे आदमी है बहुत सारे। मान लीजिए इसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी और इसके चारों तरफ से घेरे हुए। ये रजनीकांत है। तो रजनीकांत जैसे ही आएगा स्टेडियम पे तो तुरंत उसके चारों तरफ जो उसके फैंस है उनकी भीड़ लग जाएगी। वो फैंस क्या है? उसके इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, रजनीकांत क्या है? प्रोटॉन है। अब मान लीजिए बाहर से वहां से लाइट डाली जा रही है स्टेडियम पर। यह है लाइट का सोर्स। लाइट डाली गई स्टेडियम पर रजनीकांत पर, लेकिन रजनीकांत जो है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? अपने फैंस से घिरा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या रजनीकांत तक जो हम लाइट डाल रहे हैं यहाँ से, क्या वो पूरी की पूरी लाइट इस तक पहुंचेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ जो लाइट है वो तो इनके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उनमें से बहुत थोड़ी सी लाइट इनके बीच में से होकर जाएगी इस रजनीकांत बाबा के पास में। तो इसको उतनी ज्यादा लाइट नहीं मिल पाएगी जितनी कि वहां से डाली जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो बाहर के फैंस हैं वे रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसके चारों तरफ जो है इतने ज्यादा फैंस नहीं होते, इसके थोड़े बहुत फैंस थे जो भी इसके डाई हार्ड फैन है, ऐसे 4-5 गिने चुने फैन है। अब इसको बाहर से इसके ऊपर डाली गई लाइट। ओके, ऊपर से लाइट डाली जा रही है। तो लाइट जब डाली जा रही है तो कोई फैन जो है इसके चारों तरफ इतने ज्यादा नहीं है। तो अब जो रेडिएशन इसको मिलेगी, जो इसको लाइट मिलेगी, वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगी। ओके, तो पहले जब ये अपने फैन से घिरा हुआ था तब ये बहुत ही ज्यादा शील्डेड था। तब इस पर जो लाइट डाली जा रही थी उसमें से ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई और बहुत थोड़ी सी लाइट इसको मिल पाई। और अगर ये इसके चारों तरफ इतने ज्यादा फैंस नहीं है तो इस पर जो लाइट डाली जा रही है वो हाँ पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पहुंच रही है। तो सेम यहाँ पे है कि हमारे पास में जो डी शील्डेड और शील्डेड प्रोटॉन है उनको अगर EMR देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? EMR दी जा रही है। तो सवाल यह है कि कौन EMR को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हमने EMR इस डी शील्डेड वाले को भी दी, सॉरी शील्डेड वाले को, और EMR हमने इस डी शील्डेड वाले को भी दी।
तो सोचिए जरा, कौन ईएमआर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या किस तक ईएमआर ज्यादा पहुंचेगी, कौन से प्रोटॉन तक? ये वाला प्रोटॉन जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है? जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ से इतना अच्छे से घेरे हुए नहीं है, तो बीच में काफी ज्यादा जगह है, तो जगह काफी है, तो यानी कि ईएमआर इस तक आसानी से पहुंच सकती है। तो ये जो डी शील्डेड प्रोटॉन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और वहीं जो दूसरा हमारा कौन सा है, शील्डेड, वो इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ओके, डी शील्डेड वाला ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और शील्डेड वाला इतनी अच्छी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। चलिए, तो इसके एक एग्जांपल में समझाता हूं मैं कि शील्डेड और डी शील्डेड को कैसे पहचानेंगे। चलिए, मान लीजिए CH3 CH2 Br का एग्जांपल ले रहा हूं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसके बारे में बात करूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसके पास में ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ओके, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रोमीन क्या है, -I इफेक्ट पैदा करने वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उससे थोड़े कम जाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि कोई हमारे पास में ये मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पर कुछ लोहे की चीजें रखी हुई है, एक यहाँ पे, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो सवाल ये है कि इस मैग्नेट का अट्रैक्शन, आकर्षण बल कौन सी चीज पर ज्यादा लग रहा होगा, ये पास वाली चीज पर कि दूसरी वाली पर, सबसे लास्ट वाली पर? डेफिनेटली जो पास में स्थित है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला ये है 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो फोर्स जो है वो उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि दूरी इन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जितनी कम होगी उनके बीच आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, और दूरी के साथ साथ आकर्षण बल घटता जाता है। तो Br इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे अगले वाले से कम खींचेगा, इससे और पीछे जाओगे तो और कम खींचेगा, और फिर चौथे कार्बन से लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, Br इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, ये वाले प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, तो ये जो तीनों प्रोटॉन है इधर, इनका नेचर सेम है, केमिकल एनवायरमेंट सेम है, इस तरह से इन दोनों प्रोटॉन का भी सेम है। तो इन्हीं की बात कर लेता हूँ, एक ये पास में है और एक जो दूर में है। तो ये जो पास वाला है इससे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो इस बेचारे के पास में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Br इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है। और वहीं जो दूसरा वाला है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस दूसरे वाले हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि इससे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचा जा रहा है। तो ऐसा प्रोटॉन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जितना करीब लगा हुआ है वो उतना ही ज्यादा डी शील्डेड होगा। तो ये वाला प्रोटॉन हमारा कैसा है, डी शील्डेड। ओके, और इसके बाद में जो होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, शील्डेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन। ओके, तो आई होप आप लोगों को शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन जो है समझ में आ गया होगा। तो इनको नोट करना चाहता है कोई, कर सकता है। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, एक है हमारे पास CH3F, एक है CH3Cl, एक है CH3Br और एक है CH3I। ये चार कंपाउंड हमें दिए हुए हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा डी शील्डेड होगा, सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन इनमें से डी शील्डेड होगा। डी शील्डेड का मतलब जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम हो। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर बात करें हम, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के पास में या प्रोटॉन के पास, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा मोस्ट डी शील्डेड, वो क्या होगा, CH3F होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, CH3Cl होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, CH3Br होगा और सबसे लास्ट में CH3I होगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनको अलग अलग हाइड्रोजन के नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन A, ये हाइड्रोजन B और ये हाइड्रोजन
सी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए, बी और जो सी है इनमें से बताइए कौन सबसे ज्यादा डीशील्डेड है और कौन सबसे कम शील्डेड, ठीक है, या कौन सबसे ज्यादा शील्डेड होगा। चलिए बात करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए जरा, इसमें यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन। तो अगर ये CH3 की बात करूं मैं, तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन 2 हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसका अलग होगा अपना। चलिए तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इसके पास, इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ रहा है और फिर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इनडायरेक्ट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से दूरी भी काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्टली जुड़ रहा है। तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा कम खींचे जाएंगे। मान लीजिए इसके चार तरफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, इसके चारों तरफ जो होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, फिर इससे थोड़ा कम खींचेगा और इस वाले हाइड्रोजन से बहुत ही कम खींचेगा। तो जो ए वाला हाइड्रोजन है यानी कि ये वाला, ये हमारा कैसा होगा, सबसे ज्यादा डीशील्डेड। और ये वाले जो हाइड्रोजन है हमारा, ये कैसा होगा, सबसे ज्यादा शील्डेड होगा, शील्डेड। और ये वाला हाइड्रोजन इनके बीच में आएगा। ओके, इसकी जो शील्डेड वाला है इसके शील्डेड कम होगा और डीशील्डेड थोड़ा सा ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में ये कहीं पे आ रहा है। ओके बच्चों, तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक है हमारे पास CH3Cl, साथ में एक है हमारे पास CH2Cl और एक है CHCl। तो इनमें से बताना है कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा डीशील्डेड है। चेक करिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेंगे भाई, 3 मिलकर ज्यादा अट्रैक्शन बर्ड लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा और यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो CHCl3, या जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम और वो उतना ही ज्यादा डीशील्डेड होगा। ओके, तो ये कैसा है, डीशील्डेड। और यहाँ पर ये वाला जो होगा हाइड्रोजन, ये कैसा होगा, हाईली शील्डेड होगा, हाईली शील्डेड होगा। ओके, तो इनको नोट करना है, कर सकते हो। चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए ये टोटल कितने NMR सिग्नल या कितनी पीक्स देगा जब हम इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रखेंगे। तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले TMS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। TMS, तो TMS जो है इसकी फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल सिलेट। इसके पास 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं जो कि काफी बड़े ग्रुप हैं और स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। TMS इसके साथ में 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा शील्ड है ये, और साथ में जो CSI है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है और इसको चार तरफ से ये सब घेरे हुए हैं। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पास में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शेडेड प्रोटॉन होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा शेडेड प्रोटॉन। और साथ में ये जो होता है ये इनर्ट स्टेज में ज्यादा रहना पसंद करता है। अगर कोई भी कंपाउंड हम लेते हैं इसके साथ तो ये इनर्ट स्टेट में रहता है ज्यादातर, यानी कि उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये हाईली थर्मली स्टेबल होता है, गर्म करने पर ऐसा नहीं कि ये टूट जाएगा, स्टेबल बना रहता है। तो हाईली स्टेबल होता है और इसके पास में हाईली शील्डेड प्रोटॉन पाए जाते हैं, हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं इसके पास में। और साथ में इसके लिए जो हम केमिकल शिफ्ट लेते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट जिसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, वो इसके लिए ली जाती है 0 pp। और इसी को रेफरेंस बना के हम दूसरों की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं।
तो इसकी अगर वैल्यू पूछी जाती है इसके लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होती है इसके लिए। किसके लिए, TMS, किसकी तरह यूज होता है, एज ए रेफरेंस मटेरियल। ओके, चलिए बच्चों PMR सिग्नल को कैलकुलेट करना सीखते हैं कि किस तरह से हमें PMR सिग्नल या NMR सिग्नल को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको इस तरह के हाइड्रोजन देखने हैं जिनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग हो। केमिकल एनवायरनमेंट जिनका अलग अलग होगा वो अलग अलग सिग्नल देंगे। अगर कोई हाइड्रोजन ऐसे है जो सेम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वे मिलकर एक ही सिग्नल देते हैं, और कोई हाइड्रोजन ऐसा है जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो अलग सिग्नल देगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। काफी सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं और इन एग्जाम्पल्स में से कुछ ना कुछ आपका एग्जाम में आना जरूर है। तो ज्यादातर जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वही ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट कर दो, छोटे कंपाउंड्स लेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते हुए चलेंगे। तो पहले मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, फर्स्ट है हमारे पास CH4। देखिए जो भी कंपाउंड दिया हुआ है पहले उसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखिए, खोल के लिख लीजिए, इसको खोल के लिखिए। यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसको ध्यान से देखिए कि चारों जो हाइड्रोजन है उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहा है डायरेक्टली और उसके अगल बगल एक और कार्बन लगे हुए हैं। ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन से जुड़ रहा है और इसके अगल बगल में एक एक हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा, इसलिए ये टोटल एक NMR सिग्नल देगा। तो 1 NMR सिग्नल। तो मेथेन टोटल एक NMR सिग्नल देता है। चलिए दूसरा देखते हैं, एथेन ले लेते हैं, C2H6। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं खोल के पहले। इसमें 2 कार्बन हैं और ये सभी कार्बन के हिस्से में 3-3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जरा कितने हाइड्रोजन हमें अलग अलग तरह के मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये भी कार्बन से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका भी केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये भी कार्बन से जुड़ रहे हैं। और फिर ये वाला कार्बन CH3 से जुड़ रहा है, यहाँ पे भी ये वाला कार्बन भी CH3 से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर ये 6 के 6 हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। सारे 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बोले जाएंगे। तो सब मिलकर सिर्फ एक NMR सिग्नल देंगे। तो एथेन में भी सिर्फ एक ही सिग्नल हमें मिलेगा। बाद में देखेंगे सिग्नल स्प्लिट भी हो जाता है 2 भागों में, 3 में या फिर 5 में, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल सिग्नल देखने में नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे। चलिए ये देख लिया, अब देखते हैं प्रोपेन ले लेते हैं। ये होता है प्रोपेन CH3, CH2 और CH3। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये CH3 भी CH2 से जुड़ रहे हैं, ये CH3 भी CH2 से जुड़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों के हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो इसका एक सिग्नल मिलेगा, इस वाले का हमें एक सिग्नल मिलेगा इन CH3 को दोनों को मिलाकर। इसका अलग सिग्नल आएगा क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये CH2 है और ये CH3 है, तो इसका अलग सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 NMR सिग्नल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के अलग अलग तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 2 NMR सिग्नल। चलिए एक को ले लेते हैं, ब्यूटेन ले लेते हैं, एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है, CH2 CH3। चलिए इसमें देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 इक्विवेलेंट है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में CH2 से जुड़ रहा है और ये राइट साइड में CH2 से जुड़ रहा है। तो दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल इसका मिलेगा। फिर इन दोनों की बात करते हैं, ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों के केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि इससे भी एक CH3 जुड़ रहा है और इससे भी एक CH3 जुड़ रहा है, तो एक ही सिग्नल देगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्नल हमें मिलने वाले हैं। तो मैथेन 1 देगा, एथेन 1 देगा, प्रोपेन 2 देगा और एन ब्यूटेन 2 देगा। तो आइसोब्यूटेन देख लेते हैं, आइसोब्यूटेन कितने दे सकते हैं, CH3 CH CH3 और CH3, इसको बोलते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। तो ध्यान से देखिए, ये वाला CH3, ये CH3, ये CH3 तीनों सेम है क्योंकि तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट भी सेम है, तीनों ही CH से जुड़े हुए। तो इन तीनों का एक सिग्नल मिलेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका सिग्नल अलग मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन अलग है क्योंकि ये 3 CH3 से जुड़ रहा है। तो ये तीनों CH3 एक ही तरह का इक्विवेलेंट ग्रुप बना रहे हैं और ये वाला अलग बनाएगा, तो एक इसका मिलेगा और एक इन तीनों की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। ओके, समझे? चलिए अगला देखते हैं।
क्या ले, नियोपेंटेन ले लेते हैं। नियोपेंटेन में क्या होता है, 4 मैथिल ग्रुप इस तरह से जुड़े होते हैं इसके साथ। तो इसमें देखते हैं कितने सिग्नल ये टोटल दे सकता है। सोचिए जरा कितने सिग्नल दे सकता है। चारों के चारों मैथिल ग्रुप का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो चारों मिलकर सिर्फ एक ही सिग्नल देंगे, तो 1 NMR सिग्नल। ओके, तो नियोपेंटेन कुल एक सिग्नल देगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, आपको नोट करना है तो कर सकते हो। चलिए, तो 6 एग्जांपल्स देख लिए हमने, अभी और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे, काफी सारे एग्जांपल देखने हैं, जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो जाता हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो हमने ना कराया, सिग्नल वाले स्पेशली, क्योंकि सिग्नल वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हम ले लेते हैं मैथिल एल्कोहल CH3OH। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कितने तरह के अलग अलग हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया ये हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है। तो टोटल 2 तरह के यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैथिल एल्कोहल टोटल 2 NMR सिग्नल देने वाला है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट, तो एथिल एल्कोहल कितने देगा भाई, CH3CH2OH। इसमें सोचिए जरा कितने दे सकता है। ये वाला हाइड्रोजन अलग है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग होगा क्योंकि ये CH2 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, तो इसका अलग होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 NMR सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। एथिल एल्कोहल टोटल 3 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कीटोन ले लेते हैं। चलिए, कीटोन CH3COCH3। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने सिग्नल देंगे। ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से जुड़ रहे हैं, CO ग्रुप से। तो यहाँ पर टोटल सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए तो और देखते हैं फिर, CH3CO CH2CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन 2। यहाँ पे 4 कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जरा, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट में सिर्फ हमें यही नहीं देखना है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि कार्बन और किस कार्बन से जुड़ रहा है और किस ग्रुप से जुड़ रहा है। ये वाला CH3 यहाँ पर CO से जुड़ रहा है और ये CH3 यहाँ पे CH2 से जुड़ रहा है, तो इसका अलग सिग्नल मिलेगा, इसका अलग सिग्नल होगा। और ये CH2 ग्रुप ये तो अलग है ही। तो ब्यूटेनॉन 2 जो है टोटल 3 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। ये क्या था, इसका नाम भी ध्यान रखना है आपको, ब्यूटेनॉन 2। तो ब्यूटेनॉन 2 टोटल 3 सिग्नल देगा। चलिए और देखते हैं, मान लीजिए हमें दिया हुआ है इथाइल एसिटोएसिटेट, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इथाइल एसिटोएसिटेट, तो ये कितने सिग्नल देगा, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइल एसिटोएसिटेट है तो एक तो इसमें एसिटो ग्रुप है CH3CO और इसमें एसिटो समूह भी है तो COO और CH2CH3। ये होता है इथाइल एसिटोएसिटेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EAA, इथाइल एसिटिक एस्टर। देखें यहाँ पर जरूर, ये एसिटो समूह है, ये एसिटेट है और ये इथाइल ग्रुप है। तो इसलिए इथाइल किसके लिए, इसके लिए, एसिटो किसके लिए, इतने के लिए, और एसिटेट इतने के लिए, तो इथाइल एसिटोएसिटेट। यहाँ पर देखिए CH3 और ये CH3, तो ध्यान से देखिए दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्या, नहीं। ये CH2 से जुड़ रहा है और ये CO से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एक सिग्नल तो इसकी वजह से मिलेगा, एक सिग्नल इसकी वजह से मिलेगा, 2 सिग्नल में। अब ये 2 CH2 को ध्यान से देखते हैं, ये 2 CH2 जो है इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि ये CH2 राइट साइड में CH3 से और लेफ्ट साइड में O से जुड़ रहे हैं। ये वाला CH2 लेफ्ट में CO से और राइट में भी CO से जुड़ रहे हैं, तो दोनों का इनका भी अलग अलग सिग्नल मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 4 तरह के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो ये टोटल 4 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। फॉर्मूला नहीं देंगे, वो सिर्फ नाम लिख देंगे इथाइल एसिटोएसिटेट की, बताइए कितने NMR सिग्नल जनरेट करेगा। ओके, चलिए तो फिर अगला देखते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन में देखते हैं
कितने सिग्नल वो देगा। तो ये होता है बेंजीन। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। 6 कार्बन है इसके पास, यहाँ पे डबल सिंगल और डबल, सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है। इस तरह से सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हो। तब यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो हाइड्रोजन हैं, क्या इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहा है, जो आगे की तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है। ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। तो बेंजीन के अंदर सभी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए ये टोटल सिर्फ एक NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। बेंजीन सिर्फ एक सिग्नल देता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। टोलुइन ले लेते हैं। टोलुइन, तो टोलुइन में यहाँ पर क्या होता है? CH3 होता है। फिर से इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखिए जरा। ये CH3 कार्बन और फिर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, ऐसे लगे होंगे। यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड इनके हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं इस तरह से। इस कार्बन के हिस्से में कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसकी ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर अगर अलग अलग हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये जो जितने भी हाइड्रोजन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये, इनके केमिकल एनवायरनमेंट लगभग सेम है। तो ये सभी मिलकर सिर्फ एक सिग्नल देंगे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अलग सिग्नल देगा। तो एक तो इस मैथिल ग्रुप की वजह से सिग्नल मिलेगा और एक इन हाइड्रोजन की वजह से सिग्नल मिलेगा। तो टोलुइन टोटल 2 सिग्नल देगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, चलिए और देखते हैं। ट्राइमिथाइल बेंजीन को कंसीडर करते हैं। CH3 और CH3, ये होता है ट्राइमिथाइल बेंजीन। चलिए इसके अंदर देखिए जरा ध्यान से। ये वाला CH3, ये CH3 और ये CH3, तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो यानी कि तीनों मिलकर सिर्फ एक सिग्नल देंगे। साथ में यहाँ पर इस रिंग के अंदर भी हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, जिनको हम दिखाते नहीं है, इस तरह से लगे होंगे। तो इनका भी केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो एक सिग्नल इस मिथाइल ग्रुप की वजह से मिलेगा और एक सिग्नल इन हाइड्रोजन की वजह से मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 2 NMR सिग्नल मिलने वाले हैं। तो ट्राइमिथाइल बेंजीन टोटल 2 सिग्नल है। और देखते हैं फिनोल। फिनोल देखते हैं कि फिनोल कितने सिग्नल को जनरेट कर सकता है। चलिए तो ध्यान से देखिए। एक तो ये वाला हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से अलग सिग्नल मिलेगा। साथ में यहाँ पर कोने में भी हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्नल देगा, एक हाइड्रोजन की वजह से और एक यहाँ पर जो कोने के अंदर छुपे हुए। तो फिनोल भी 2 सिग्नल को जनरेट करता है। कितने देगा ये? 2 देगा फिनोल। या फिर मान लीजिए एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन, तो उसमें यहाँ पे NH2 लगा होता है। तो एक सिग्नल इस हाइड्रोजन की वजह से मिलेगा और एक जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है उनकी वजह से। तो टोटल यहाँ पर भी 2 सिग्नल मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, नोट कीजिए इसको और एग्जांपल्स देखते हैं फिर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सीसो ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं कि सीसो ट्रांसफॉर्म में किस तरह से होता है। मान लीजिए इस तरह से हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर Br है, यहाँ भी Br, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो सेम ग्रुप सेम साइड में लगे हुए हैं, तो इसको बोला जाता है सिस फॉर्म। और ये क्या है? ट्राइब्रोमो एथिलीन की फॉर्म है। इसी को ऐसे रोटेट कर देते हैं, Br नीचे और हाइड्रोजन ऊपर। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर Br, यहाँ पे H, इधर H और यहाँ पे Br। ये कौन सी फॉर्म बन गई? ट्रांस डाइब्रोमो एथिलीन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है क्योंकि सेम पोजीशन पे अगल बगल लगे हुए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांस में अपोजिट साइड में लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर सिर्फ एक सिग्नल देंगे। तो सिस वाली जो फॉर्म है वो केवल एक सिग्नल देती है, 1 सिग्नल, और ट्रांस वाली जो फॉर्म है वो टोटल 2 सिग्नल जनरेट करेगी। ओके, सिस वाली ज्यादातर एक सिग्नल देगी और ट्रांस वाली मोस्टली 2 सिग्नल देगी। चलिए और देखते हैं।
इसको ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं खोल, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को खोले हुए हम नहीं बता पाएंगे कि वो कितने सिग्नल दे रहा होगा। ये साइक्लोप्रोपेन होता है, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती। इसमें जो एक हाइड्रोजन है वो प्लेन में सबसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे तो प्लेन के बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो इस तरह से प्लेन के अंदर की तरफ होता है, जिसको टोटल लाइन से इस तरह से दिखाया जाता है, तो प्लेन के नीचे की तरफ है। ओके, तो नीचे वाले जो हाइड्रोजन है उनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है और ऊपर वाले हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट से अलग है। तो एक तो ये तीनों मिलकर सिग्नल जनरेट करेंगे और एक ये तीनों मिलकर सिग्नल जनरेट करेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन में टोटल हमें 2 NMR सिग्नल मिलने वाले हैं। तो साइक्लोप्रोपेन 2 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। ओके, क्योंकि इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती है तो हाइड्रोजन कुछ इसमें ऊपर की तरफ होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो उनका केमिकल एनवायरनमेंट भी अलग होगा। चलिए और देखते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और ये एग्जाम में शायद पूछा भी गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये रहा कार्बन और ये रही इसकी रिंग, इस वाले की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। इनके अगर मैं बात करूँ तो इन सबके हिस्से में इस तरह से हाइड्रोजन आ रहे होंगे, तो एक प्लेन के ऊपर की तरफ होगा और एक प्लेन के नीचे की तरफ होगा, ऐसे इसके साथ में होगा हाइड्रोजन के साथ। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो ये वाले मिलकर एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल ए हो इसका होगा, ए मान लिया इसमें, और एक ये दोनों मिलकर देंगे तो इसको मान लेते हैं ये बी सिग्नल होगा। एक इनकी वजह से सिग्नल मिलेगा जो कि प्लेन में नीचे की तरफ है, सी सिग्नल। एक ये वाला भी अलग सिग्नल देगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, और यहाँ पे वाले जो हाइड्रोजन है ऐसे कार्बन से जुड़ रहे हैं जो ऊपर की तरफ मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 तरह के हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। एक इनकी वजह से सिग्नल मिलेगा, एक इन दोनों की वजह से मिलेगा एक सिग्नल, एक इन दोनों की वजह से, और एक इस हाइड्रोजन की वजह से। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन टोटल 4 NMR सिग्नल को जनरेट करता है। तो टोटल कितने सिग्नल होंगे यहाँ पे? 4 NMR सिग्नल। ओके बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला हमारा एग्जाम्पल है ये डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला CH3 और ये CH3 इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इनकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा, और ये CH2 और ये CH2 इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्नल हमें मिलने वाले हैं। तो डाई एथिल ईथर टोटल 2 सिग्नल देगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये वाला CH3 और यहाँ पे 2 आएगा, और ये वाला CH3, इनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, क्योंकि ये CH3 CH2 से जुड़ रहा है और ये CH3 CHCl से जुड़ रहा है। तो एक सिग्नल इसकी वजह से मिलेगा, एक इसकी वजह से, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक इसकी वजह से। तो यहाँ पर ये टोटल 4 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्नल मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ था 2,3 डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड कितने NMR सिग्नल देगा। देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपियोनिक एसिड यानी कि COH ग्रुप है हमारे पास, तो पहले 3 कार्बन लीजिए, तो 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं हम, ये रहे 3 कार्बन। इसमें दूसरे और तीसरे पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे एक क्लोरीन। बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसमें देखते हैं टोटल कितने हमें सिग्नल मिलने वाले हैं। देखना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो यहाँ पे टोटल 3 तरह के हाइड्रोजन है। तो ये टोटल 3 NMR सिग्नल को जनरेट करेगा। इस तरह से ये दिया हुआ था 1,2 डाइक्लोरोएथेन। स्ट्रक्चर बनाइए इसकी। एथेन यानी कि 2 कार्बन, दोनों के साथ एक एक क्लोरीन भी है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सबका केमिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 2 सिग्नल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा टोटल 1 सिग्नल। तो 1 NMR सिग्नल यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। इसको बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये CH2 और ये CH2 सेम नहीं है, क्योंकि ये CH2 इधर की तरफ क्लोरीन से जुड़ रहा है, और ये CH2 एक तो CH2 से जुड़ रहा है और एक CH3 से, तो इसका अलग सिग्नल मिलेगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा।
तो टोटल यहाँ 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे टोटल सिग्नल मिलेंगे 3, तो 3 NMR सिग्नल यहाँ पे मिलने वाले। इसकी बात करते हैं, ये वाला CH2 और ये CH2 दोनों सेम है, तो ये दोनों मिलकर एक सिग्नल जनरेट करेंगे। साथ में यहाँ पे फिनाइल रिंग है और यहाँ भी फिनाइल रिंग, इन सभी फिनाइल रिंग के अंदर हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो उनका अपना खुद का भी सिग्नल बनेगा। ये वाले हाइड्रोजन और इस रिंग के हाइड्रोजन सेम है, जैसे ये वाला CH2 और ये CH2 सेम है, तो एक इसकी वजह से और एक रिंग के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से सिग्नल मिलने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 2 NMR सिग्नल मिलने वाले हैं। ओके, तो ये था NMR सिग्नल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला कि किस तरह से NMR सिग्नल को निकालना है। अगर फिर भी कोई ऐसा एग्जांपल बच जाता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ में डाउट है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, इसके बाद में मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में।